हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे। बिल्कुल 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 सभी को नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल हाँ जी, तो जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो क्या आप तैयार हैं टॉपिक को पढ़ने के लिए, एक नए टॉपिक को? बिल्कुल हाँ, हमारा आज का टॉपिक क्या है बताइए? सीपीयू। क्या टॉपिक है? सीपीयू, अंडरस्टैंडिंग द सीपीयू। सीपीयू तो सबने देखा होगा, देखा है? किस किस ने देखा है भाई बताइए, बताइए बताइए किस किस ने देखा है सीपीयू? देखा है? हाँ मैंने भी देखा है ना। अभी कह दो कि हम इतने सारे लेक्चर अब हमने कर लिए हैं तो सीपीयू के बारे में तो हमें नॉलेज हो ही गई है ना। बिल्कुल हमारा यहाँ पे बिल्कुल यही, हाँ बिल्कुल सही जवाब कि एजुकेशन स्टडीज के प्लेटफॉर्म पे यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आपको लेके जाना है, सिंपल टू एडवांस नॉलेज आपको देनी है, और यानी कि शून्य से शिखर तक की। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कह ही दिया है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे हम। कैसे जाएंगे? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। बिल्कुल शुरू करते हैं। चलिए, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, सीपीयू है कि नहीं है। चलिए, इस जो टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे पहले एक बार उसको गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे एंड ऑफ द चैप्टर जो आपको समझ में आएगा वो ये आएगा, अंडरस्टैंड व्हाट अ सीपीयू डज, कि सीपीयू किस तरह से काम करता है, परफॉर्म करता है। सेकेंड आपको आएगा आइडेंटिटी द मेन कंपोनेंट्स, कि सीपीयू तो वर्क कर रहा है कि आपको पता है कि सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी हेल्प से ही सीपीयू परफॉर्म कर पाता है, और सीपीयू के और बहुत सारे क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इसे समझाएंगे कि किस तरीके से सीपीयू काम करता है, और लास्ट में जो आपकी ऑब्जर्वेशन रहेगी वो ये रहेगी कि सीपीयू की परफॉर्मेंस हम देखेंगे डिफरेंट थ्रू एक्टिविटी। हम आज यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने वाले हैं जिससे कि हमें समझ में आए सीपीयू। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ? बिल्कुल, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जो कि है हमारी सीपीयू पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि सीपीयू क्या है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो इसकी बात हम कर ही रहे हैं कि आप इसके बारे में आज यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए, अब आगे सीपीयू है क्या। ठीक है, हमारे पास आ गया सीपीयू क्या है। तो सीपीयू, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी डज द सीपीयू रिजेंबल। जैसे ब्रेन, ब्रेन क्या है हमारी, क्वेश्चन ही आ गया सबसे पहले कि व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट होता है डज द सीपीयू रिजेंबल, जो कि सीपीयू से रिजेंबल करता है, सीपीयू की तरह होता है। तो क्या होता है? ब्रेन। इसीलिए तो हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ब्रेन हमारा काम करता है चीजों को प्रोसेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सब चीजों को, इसी तरह से हमारा सीपीयू भी वर्क करता है, वो प्रोसेस करता है और कंट्रोल करता है कंपोनेंट्स को। ठीक है, CPU is the brain of the computer. Just like the brain controls the body, the CPU controls the computer. ठीक है, CPU क्या है? ये क्या है? ये ब्रेन है आपका। ठीक है, और ये ह्यूमन है। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन का ब्रेन है। तो जिस तरह से जैसा हमारा ब्रेन कहता है कि हमारा ब्रेन रोने को करता है, हम थोड़े से कई बार इमोशनल हो जाते हैं, हमारे इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? हम रोना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमारा ब्रेन कहता है हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ब्रेन ही तो है जो हमारी पूरी बॉडी को, हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है।
ठीक है। तो जैसा ब्रेन कहता है वैसे ही हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। इसी तरीके से यहाँ पे सीपीयू है, सीपीयू जैसा कहता है वैसे ही कंपोनेंट्स हमारे जितने जो भी कंप्यूटर सिस्टम है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि सीपीयू जो किस फॉर्म में वर्क करता है, सीपीयू आईपीओ साइकिल से वर्क करता है, इनपुट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इनपुट दिया, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू। भाई इनपुट डिवाइसेस क्या है हमारी, जिनसे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड, माउस, ये सारी क्या थी हमारी इनपुट डिवाइसेस से, हमने टाइप किया कीबोर्ड से, ठीक है। फिर ये डेटा जो है ये गया सीपीयू के पास, ये रहा आपका सीपीयू, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर, ठीक है। और फिर हमें उसके बाद मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, ठीक है। हमें आउटपुट मिल गया, बिल्कुल मिल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, और सीपीयू के अंदर एक चिप लगी होती है जो कि होती है जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसी की वजह से सीपीयू क्या है, सीपीयू को हम प्रोसेसर कहते हैं और सीपीयू प्रोसेसिंग कर पाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सीपीयू क्या है, सीपीयू एक आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू के अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर नाम की एक चिप लगी होती है जिसे हम इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, जिससे सीपीयू हर एक चीज को कंट्रोल कर पाता है। आ गया यहाँ तक समझ में, आगे बढ़े। अब जैसे कि आपके पास ये आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट आया है, इस चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है इनपुट का, यूजर से डेटा लेना, ठीक है। यूजर से डेटा लिया, फिर यूजर से डेटा सबसे पहले जाता है कंट्रोल यूनिट के पास। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है, वो सारी चीजें चेक करता है, क्योंकि कंट्रोल करने का काम किसका है, कंट्रोल यूनिट का है, ठीक है। आ गया समझ में। अब कंट्रोल यूनिट के पास जब डेटा जाता है तो कंट्रोल यूनिट से वो डेटा एएलयू के पास आता है, ठीक है, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन है वो किसके पास होगी, एएलयू के पास होगी, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, कोई किसी भी टाइप की आपकी कैलकुलेशन हो वो एएलयू के फॉर्म में होगी, एएलयू के पास होगी। फिर एएलयू से वो डेटा आपको आउटपुट के रूप में मिलता है। बिल्कुल, एएलयू से डेटा आपका मेमोरी के पास जाता है, फिर मेमोरी से एएलयू के पास वापस आता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेटा आपको कहीं ना कहीं से तो लेना ही है। तो अभी मैं आपको एक चार्ट के थ्रू पूरा अच्छे से एग्जाम्पल डीपली समझाऊंगी। तो बेसिकली कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि सबसे पहले जो काम होता है वो यूजर से डेटा लेने का होता है, यानी कि इनपुट करने का काम होता है। और फिर इनपुट करने के बाद इनपुट से जब हमने डेटा ले लिया होता है तो इनपुट क्या करता है, वो डेटा को कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचा देता है। जब आपका डेटा कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचता है उसके बाद वो एएलयू के पास आता है कि क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, अरिथमेटिक कैलकुलेशन करनी है या लॉजिकल कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद डेटा वो क्या करता है, मेमोरी से लेता है, मेमोरी में सेव कराता है, मेमोरी से डेटा उठा करके फिर उसका आउटपुट कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है ये सीपीयू साइकिल कहलाता है। क्या कहलाता है, सीपीयू साइकिल। आगे बस हम बिल्कुल देखिए, कंट्रोल यूनिट इसे हम सीयू भी कह सकते हैं, एमयू को हम एमयू भी, मेमोरी यूनिट को हम एमयू भी कह सकते हैं, और एएलयू जो है ये आपका है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अरिथमेटिक का मतलब होता है इसमें आपकी कैलकुलेशंस हो रही है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन यानी अरिथमेटिक जो कैलकुलेशन है वो यहाँ से हो रही है। लॉजिक, जिसमें लॉजिक लग रहा है, जिसमें लॉजिकल थिंकिंग का यूज हो रहा है, जैसे आपका हो गया लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन, एक्सपोनेंटेशन।
तो इस तरीके की और भी बहुत सारी आपकी कैलकुलेशन है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन में क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग का यूज होता है, बिल्कुल होता है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन को हम लॉजिकल थिंकिंग के अंदर लाते हैं। तो उसके बाद ये डेटा आपका आउटपुट के रूप में आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल, एक बार चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ आ रहा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू क्या होते हैं। अभी देखिए मैंने पढ़ाया भी है, अभी हम इसे चार्ट के थ्रू समझ रहे हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट मैंने अभी आपको समझाया है वो यही है, ये फर्स्ट कंपोनेंट है ALU। ALU मींस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये कैलकुलेशन करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है। यानी कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, सिंपल कैलकुलेशन, और लॉजिकल ऑपरेशन यानी लॉजिकल थिंकिंग वाली कैलकुलेशंस भी करता है। और रियल लाइफ अगर आप जैसे कि मैथ्स है, ठीक है, तो मैथ्स में आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी होती तो आप कैसे करते हो, कैलकुलेटर का यूज करते हो। तो सेम उसी तरह से आप मान लो ALU एक कैलकुलेटर है और जिसकी हेल्प से आप वर्क कर रहे हो। ठीक है, सेकंड आ जाता है CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, डायरेक्ट द फ्लो ऑफ डेटा एंड द इंस्ट्रक्शन, जो कि डायरेक्ट इनपुट से, डायरेक्ट यूजर से, यूजर कौन है, मैं और आप, यानी कि डायरेक्ट हमसे डेटा लेकर के कंट्रोल यूनिट क्या करता है, डेटा को कंट्रोल करता है। तो जैसे एक ट्रैफिक पुलिस की अगर मैं बात करूं, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल करती है कंडक्टर, ड्राइवर का या ऑर्केस्ट्रा का, ये कंट्रोल करता है। जैसे बस ड्राइवर की बात करूं तो बस ड्राइवर का क्या काम होता है, अपनी बस को कंट्रोल करना। भाई बस में जो पैसेंजर बैठे हैं, अगर बस ड्राइवर को कंट्रोल करना ही नहीं आएगा तो पैसेंजर्स का क्या होगा, राम भरोसे है नहीं। तो मेन जो काम होता है वो बस ड्राइवर का होता है, ताकि वो अच्छे से बस को चला पाए, कंट्रोल कर पाए, तभी तो उन्हें लाइसेंस मिलता है। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में आप जाते हो, ठीक है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर आप जाते हो तो उसमें शेफ होते हैं, मास्टर शेफ। ठीक है, तो वो शेफ क्या करते हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल करते हैं कि अच्छा अगर आपको नूडल्स बनाने हैं या पाव भाजी बनानी, कुछ बनाना है, तो उसमें सारे जितने भी स्पाइसेस हैं वो प्रॉपर उसमें ऐड होने चाहिए। कोई भी कम या ज्यादा होगा तो उसका टेस्ट बिगड़ सकता है। तो उसी तरह से जैसे एक रेस्टोरेंट में मास्टर शेफ है, एक बस में एक बस ड्राइवर है, पुलिस है, एक ट्रैफिक पुलिस है, तो इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट का काम होता है सारी चीजों को कंट्रोल करना। यानी कि जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं आपके कंप्यूटर के, सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, CU का होता है। नेक्स्ट आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है ये हमारा टेम्परेरी स्टोरेज होता है फॉर क्विक प्रोसेसिंग। ठीक है, रजिस्टर जैसे कि आपने कोई भी डेटा है, ठीक है, कोई डेटा है और उस डेटा को शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको सेव करना है तो वो आप रजिस्टर्स के थ्रू करते हो। जैसे अगर आपको कोई स्टिकी नोट्स बनाना है या शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर कोई डेटा आपको स्टोर करना है कि हाँ बस ये थोड़े टाइम के लिए, फिर तो हम इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो काम होता है बेसिकली ये आपका रजिस्टर का होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसको नहीं आया? बिल्कुल, ये जो रजिस्टर है ये CPU का बहुत छोटा पार्ट भले ही होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत लाइक फास्ट स्टोरेज यूनिट है। क्या है? फास्ट स्टोरेज यूनिट। हाँ बिल्कुल, नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा चार्ट है आपकी स्क्रीन पर, आप इसे आराम से नोट करिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अभी हम कैच मेमोरी पे आएंगे, तो यही मैं बता रही थी कि रजिस्टर जो है ये CPU का मेन पार्ट है जो कैच मेमोरी से भी तेजी से वर्क करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कैच मेमोरी पे आपकी। इसको डिटेल्स में भी हम पढ़ सकते हैं, यही मैं इसीलिए मैं आपको डिटेल्स में ही पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल कैच मेमोरी को भी डिटेल में ही पढ़ाऊंगी। कैच मेमोरी का जो काम कैशे मेमोरी का जो काम होता है, कैशे मेमोरी का ये काम होता है कि स्टोर्स
करता है डेटा को फ्रीक्वेंटली यूज डेटा फॉर फास्ट एक्सेस। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने आज कोई वेबसाइट खोली, ठीक है, उसमें प्रोसेसिंग हुई तो जब उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, लोडिंग हो रही है, तो ये लोडिंग जब हो रही है तो क्या आपकी लोडिंग होने के बाद सपोज 5 मिनट 6 मिनट्स की लोडिंग हुई, कई बार 10 मिनट्स की भी हो जाती है, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आपकी कोई वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है, यानी कि उस डेटा को ओपन होने में टाइम लग रहा है। तो कैशे मेमोरी का क्या काम होता है, आज आपने कोई वेबसाइट खोली, कल आप फिर उसी वेबसाइट को खोलोगे तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, नेक्स्ट डे उसी वेबसाइट को खोलोगे उससे कम टाइम लगेगा, ऐसे ही टाइम कम होता रहेगा और फिर लास्ट में क्या होगा कि आपने जैसे ओपन किया उस वेबसाइट को वापस दोबारा से सेम 0% प्रोसेसिंग के साथ वो आपके पास आपकी स्क्रीन पर आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज को आप फ्रीक्वेंटली यानी बार बार यूज करते हो तो वो जो डेटा होता है वो आपका कैशे मेमोरी में जाकर के सेव हो जाता है, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाती है, आपका टाइम कम लगता है, डायरेक्ट वो आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाता है। तो जैसे कि अ नोटपैड विद फ्रीक्वेंटली यूज्ड विद द फोन नंबर, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो कैशे मेमोरी होती है ये एक तरीके से हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो सीपीयू और रैम के बीच में आपकी वर्क करती है, ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? बिल्कुल, ये उसी कैशे मेमोरी का काम ही यही होता है, ये उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है जो इसे बार बार दिए जा रहे हैं। अगर आप बार बार इसे एक ही इंस्ट्रक्शंस दोगे तो ये डेटा अपनी मेमोरी पे सेव कर लेगी और आपको विदाउट 0% प्रोसेसिंग के साथ आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। आ गया यहां तक समझ में? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अरे अगर कैशे मेमोरी के पास अगर डेटा सेव नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा? डेटा बार बार रैम से लेना पड़ेगा, और रैम से लेना पड़ेगा, अगर हम रैम से डेटा लेते हैं तो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है, और प्रोसेसिंग स्पीड अगर हमारी स्लो हो जाएगी तो आपको पता ही है कि वर्क धीरे होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं क्लॉक स्पीड पे। क्लॉक स्पीड डिटरमाइंस हाउ फास्ट टास्क आर कंप्लीटेड। क्लॉक स्पीड से हमें पता चलता है कि कितनी जल्दी हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा है। अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो कितनी जल्दी हो रही है, कितना टाइम लग रहा है। तो जैसे कि एक हार्ट बीट रेट कर सकते हैं हम, कोई इंजन कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उसी तरीके वो किसको भाई, कोई अगर हम किसी चीज की स्पीड को, गाड़ी की स्पीड को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वैसे ही हम यहाँ पे कंप्यूटर की स्पीड को भी हम मेजर करते हैं क्लॉक स्पीड के थ्रू। आ गया यहाँ तक समझ में? बिल्कुल, एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। हाँ, जो लिख रहे हैं वो लिखते भी रहेंगे। बिल्कुल, आ गया यहाँ तक क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे मेन आ जाते हैं सीपीयू साइकिल पे, ठीक है। अब हम आगे सीपीयू साइकिल पे। तो सीपीयू साइकिल किस तरह से वर्क करता है? ये 3 तरह से वर्क करता है। वो 3 तरीके हैं। ये सबसे पहले वो डेटा को फेच करता है, दूसरा ये डेटा को डिकोड करता है, और थर्ड ये डेटा को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। हिंदी में भी इसका नाम यही है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और क्लास आपकी बाइलिंगुअल चल रही है तो बिल्कुल परेशान नहीं हुई, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसी लैंग्वेज वर्ड्स होते हैं कि जिनका मतलब सेम ही होता है, उनका कोई अलग से मतलब नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो आ गई बात यहां तक समझ में सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, बिल्कुल। तो फेच क्या होता है? गेट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। जैसे यानी कि मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेने का काम किसका होता है? फेच का होता है, ठीक है। कैसे? ये है
ठीक है, ये क्या है आपका सीपीयू। क्लियर है? अब ये सीपीयू है और ये क्या है, ये मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी को अभी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम मेमोरीज में मेमोरी से डेटा लेते हैं और कितने टाइप की मेमोरीज होती हैं, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है, कौन सी इंटरनल मेमोरीज होती हैं, कौन सी हमारी एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं और उन्हें हम किस तरह से यूज करते हैं, किस प्रकार से हम उन पे वर्क करते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। अभी मेन हम फोकस करते हैं सीपीयू पे। सीपीयू को हम डीपली अभी पढ़ रहे हैं तो इसी पे ही फोकस करते हैं। सीपीयू का काम होता है मेमोरी, यानी कि मेमोरी से डेटा लेने का। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा क्या करते हैं, यहाँ पे फेच की हेल्प से हम डेटा को मेमोरी से हम क्या करते हैं, यहाँ से फेच की हेल्प से हम डेटा को मेमोरी से लेते हैं। तो यानी कि मेमोरी से जो डेटा लेने का काम है वो किसका होता है, फेच का होता है। आगे समझ। अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन। फिर डिकोड का क्या काम होता है कि वो यहाँ पे ये चेक कर रहा होता है कि जो काम करना है वो ठीक से हुआ है कि नहीं। जैसे सपोज अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है, आपको पता है कि कंप्यूटर में जो आपकी मैथ्स में जो कैलकुलेशन होती है वो बॉड मास के थ्रू होती है और जो आपकी कंप्यूटर में जो कैलकुलेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, वो बेड मास के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, बेड मास के थ्रू। आगे बात समझ में। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, पता चला एग्जाम में आ जाए और आप लिख कर दो कि जी कैलकुलेशन तो बॉड मास के थ्रू होती है। नहीं, ये आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। कौन सी कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। और यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करते हैं ये कंप्यूटर में बेड मास के थ्रू कैलकुलेशन होती है। ठीक है, बट चलिए अभी मैं आपको बॉड मास के थ्रू ही बता देती हूँ। एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको 2 + 4 × 4 ये करना है। अब आप कहोगे यहाँ फर्स्ट नंबर पे साइन जी प्लस का है तो हम तो प्लस करेंगे, और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग देखिए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन यही है। तो सबसे पहले टास्क क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद डिवीजन। तो ये देखना कि हाँ ये काम प्रोसेस जो हो रहा है पहले मल्टीप्लिकेशन और फिर जो एडिशन हो रहा है ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे कैशे मेमोरी आपका रजिस्टर का भी आपका एक एग्जांपल आ गया कि पहले हमने इसमें 4 × 8 किया तो आंसर क्या आया, 8 आया। तो और उसमें मुझे 2 ऐड करना है तो ये 8 कहीं ना कहीं तो जाके सेव होगा ना। तो ये कहाँ सेव होगा, टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो ये कहाँ सेव होगा, ये रजिस्टर में सेव होगा। आगे बात समझ में ये आपको। तो इसी तरीके से आपको ये रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो। अब यहाँ पे हमारा डिकोड भी हो गया, इसने समझ लिया कि हाँ जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही। इसी तरीके से लास्ट आता है एग्जीक्यूट का, परफॉर्म द टास्क, और लास्ट में ये बिल्कुल टास्क कंप्लीट होकर के हमारे पास आंसर आता है 10 का। तो इसका मतलब है कि पूरा टास्क ये देख लिया गया कि हाँ ये सबको फेचिंग भी ठीक से हुई है, डिकोडिंग भी ठीक से हुई है, फिर लास्ट में एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी कि हमें आउटपुट जो है वो प्रोवाइड हो गया है। ठीक है, बिल्कुल। अभी इसे मैं आपको समझाऊंगी, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल और एक चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आपको एक समझाने जा रही हूँ, देखिएगा। ठीक है, देखिए ये एक बॉक्स है। ठीक है, इस बॉक्स में देखिए मैं डायग्राम बने, आप कहोगे ये तो रेक्टेंगल ही बन रहा है और तो कुछ बन नहीं रहा है ना। ये है आपका इनपुट, ये है आपका आउटपुट, ठीक है, नहीं
ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये है इनपुट। ठीक है, अभी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं, इसी पे करते हैं क्योंकि डिटेल में तो हमने उधर समझा भी दिया आपको। ठीक है, ये है आउटपुट। ठीक है, ये है कंट्रोल यूनिट। ये है आपका ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, यहां आपकी मेमोरी है। अब मेमोरी के बाद यहां पे रजिस्टर है। आगे यहां तक डायग्राम समझ में। अब इनपुट क्या कर रहा है, इनपुट से डेटा कहां जा रहा है, कंट्रोल यूनिट के पास। किसके पास जा रहा है, कंट्रोल यूनिट के पास गया। कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा है कि अब आपके डेटा को कंट्रोल कर रहा है। जितना भी आपका सीपीयू का पार्ट है, जितना भी आपके से कंप्यूटर सिस्टम को है, वो कंट्रोल करने का काम कंट्रोल यूनिट कर रहा है, सीयू कर रहा है। सीयू से आपका डेटा, सीयू में के पास आपका डेटा गया। अब सीयू से आपका डेटा अर्थमेटिक के पास भी जाएगा, रजिस्टर मेमोरी के पास नहीं जाएगा, मेमोरी हम बाद में पढ़ेंगे, रजिस्टर के पास आया क्योंकि हम शॉर्ट टर्म काम कर रहे हैं। अब उसके बाद ये जब कैलकुलेशन, और इसके बाद यहां से वापस ये कंट्रोल यूनिट के पास भी जाता है, ALU से भी कंट्रोल यूनिट के पास जाता है, और फिर वापस में हमें इसका आंसर आउटपुट मिलता है। तो ये एक तरीके से इसका कंप्यूटर CPU साइकिल है। ये क्या है, आपका CPU साइकिल है। जैसे इनपुट, आपने कोई भी डेटा लिखा, सपोज आपको 2 + 4 आपको ऐड कराना है। क्या कराना है, ऐड कराना है। ठीक है, ऐड कराना है। तो इस जो आपको ऐड कराना है यूजर ने, मैंने यहाँ पे इसको दे दिया, लिख दिया कीबोर्ड के थ्रू कि मुझे डेटा ऐड कराना है। ये डेटा कहाँ चला गया, कंट्रोल यूनिट के पास चला गया। अब जब ये डेटा आपका कंट्रोल यूनिट के पास चला गया है, तो कंट्रोल यूनिट से इसने, हमने कहा कि हमें डेटा प्लेस कराना है, तो इसने क्या किया, रजिस्टर को बताया, और रजिस्टर से वापस डेटा यहाँ पे रजिस्टर में सेव हो गया। ठीक है, यानी 2 + 4 × 8। तो पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मल्टीप्लिकेशन अर्थमेटिक हुई, अर्थमेटिक में हमने नॉर्मल अर्थमेटिक कैलकुलेशन हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद वो डेटा 8 जो था, यानी 4 × 8 बताइए कितना होगा, बिल्कुल 32। ये 32 क्या हुआ, ये रजिस्टर मेमोरी में जाके सेव हो गया, और फिर वापस से कंट्रोल के पास गया, कंट्रोल ने अर्थमेटिक के पास भेजा, अर्थमेटिक ने 32 + 2 किया, जिसमें आपका आंसर आ गया 34। तो ये 34 बाद में लास्ट में आपको आउटपुट प्रोवाइड हो गया। आगे बात समझ में, इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम, इसीलिए ये आपको एग्जाम्पल दिया गया था जिससे कि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आ पाए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बिल्कुल, ये है कंपेयर CPU स्पीड, क्लॉक स्पीड, कोर थ्रेड्स कैसे करते हैं। अगर मैं मल्टी कोर की बात करूं तो भाई, अगर कोई एक हाथ काम कर रहा है और 2 हाथ काम कर रहे हैं, एक सिंगल पर्सन काम कर रहा है और पूरी टीम काम कर रही है, उसमें डिफरेंस तो है ना, तभी तो कहते हैं 1 और 1 11 क्यों कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी सिंगल वर्सेस मल्टी कोर CPUs यहाँ पे वर्क करते हैं। सेकेंड है क्लॉक स्पीड। ठीक है, GHz होता है आपका ठीक है, क्या है ये बताइए। हाँ बिल्कुल, ये है गीगाहर्ट्ज है। गीगाहर्ट्ज के थ्रू यहाँ पे हम क्लॉक स्पीड को इसकी मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये जो होता है गीगाहर्ट्ज जो होता है, ये CPU की स्पीड को मेजर करने के लिए यूज में आता है। पहले जो आता था वो आपका आता था मेगाहर्ट्ज। पहले क्या यूज होता था, मेगाहर्ट्ज। ठीक है, इसकी जो स्पीड थी ये थी 10 की पावर 6 की।
ठीक है, 10 की पावर 6 इसकी जो थी क्या थी, रेशियो, इसकी स्पीड थी, ठीक है, इसकी साइकिल थी। और जब गीगाहर्ट्ज आए तो इसकी स्पीड क्या होगी, 10 की पावर 9। तो देखिए ये अंतर हो गया, इसलिए पहले हम मेगाहर्ट्ज का यूज करते थे, उसके बाद अब हम कौन सा यूज कर रहे हैं, गीगाहर्ट्ज का यूज कर रहे हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में GHz भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है ये बहुत फास्ट परफॉर्म करता है, बहुत जल्दी चीजों को मेजर करता है, स्पीड को। नेक्स्ट आ जाता है हाइपर थ्रेडिंग, अ वर्कर मल्टीटास्किंग वर्सेस मल्टीपल वर्कर। एक है जो बहुत सारे काम कर रहा है, ठीक है, कि चलो बहुत मेहनत कर रहा है, एक के बाद एक काम में लगा, और एक है आपके पास जो एक ही टाइम पे मल्टीपल काम कर रहा है, एक दिन में मल्टीपल काम कर रहा है, और एक पर्सन है आपके पास जो एक टाइम पे ही मल्टीपल काम कर रहा है। तो दोनों में डिफरेंस होगा ना, डेफिनेटली वो स्मार्ट वर्क कर रहा होगा जो एक ही टाइम पे मल्टीपल वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से इसे हम हाइपर थ्रेडिंग करते हैं। ठीक है, थ्रेडिंग समझ में आ गई यहां तक? बिल्कुल, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्यों नहीं लेंगे, लीजिए, ले लिया आपने? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा डिमॉन्स्ट्रेट CPU यूजेस विद हैंड्स ऑन एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करेंगे, तो उसी में आ जाते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले है टास्क मैनेजर एक्टिविटी। ओपन टास्क मैनेजर, आप क्या करेंगे, आज आपका प्रैक्टिस करके देखिएगा, आप कंप्यूटर ओपन करेंगे, उसमें टास्क मैनेजर ओपन करोगे एंड शो CPU यूजेस इन रियल टाइम। आप उसमें CPU को देखिएगा कि किस तरह से उसकी स्पीड मेजर हो रही है, किस तरह से वो वर्क कर रहा है, किस तरह से इसमें प्रोग्राम रन होते हैं। रन प्रोग्राम टू शो हाउ CPU लोड इंक्रीजेस। ठीक है, सेकेंड है आपका बेसिक कोडिंग टास्क। अगर आपको पाइथन आती है, नहीं भी आती है, तो आप बिल्कुल CMP ओपन करके देखिएगा अपने कंप्यूटर पे, आपको उसमें ये दिख जाएगा कि कोडिंग कैसे आती है। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले टास्क को, कोडिंग वाले टास्क को रहने भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, गेम और एनिमेशन। इसमें तो आपको महारत हासिल होगी, सभी को ही गेम्स खेलने बहुत पसंद है, मुझे खुद भी बहुत पसंद है, और एनिमेशन देख सकते हैं हम। ठीक है, तो शो हाउ CPU परफॉर्मेंस अफेक्ट्स वीडियो गेम्स, एनिमेशन और ऐप। जब आप मल्टीपल गेम्स, एनिमेशंस आपके फोन में हो जाते हैं, तो आपको ये पता है कि आपका जो फोन है, आपका लैपटॉप है, आपका कंप्यूटर है, उसकी मेमोरी क्या होती है, स्लो हो जाती है, और वो वर्क करना क्या करता है, धीरे धीरे उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर की, अपने फोन की स्पीड भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, जो कुछ भी अभी तक हमने सीखा है वो आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो क्या शुरू करें? बिल्कुल, आप लिख लीजिए कि आज आपका टास्क क्या है। आज आपका ये एक टास्क है और ये दूसरा टास्क है। ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। CPU का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है बताइए? डेटा को स्टोर करना, डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को ट्रांसफर करना, या डेटा को डिलीट करना? बताइए क्या काम होता है? डेटा को प्रोसेस करने का काम, भाई तभी तो इसे प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर चिप होती है, इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? देखो यहां पे जो CPU है ये ब्रेन का काम करता है। ठीक है, ALU है, ये एक तरीके से आपका कैलकुलेटर है। ठीक है, CU मैनेजर है आपका। और क्या बच रहा है बताइए? बिल्कुल, जो MU है ये आपकी मेमोरी है।
ठीक है। कैशे है भाई, कैशे मेमोरी में तो डेटा सेव हो रहा है, तो ये एक नोटपैड की तरह है। ठीक है। रजिस्टर ले लो, रजिस्टर क्या है, ये आपका स्टिकी नोट्स है, जो छोटे छोटे काम हमें करने होते हैं उसके बाद डिलीट कर देते हैं, स्टिकी नोट्स। ठीक है, तो ये एक नोट कर लीजिए, ये आपको याद रहेगा, जिससे आप चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है। हाँ, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का हिस्सा नहीं है? अभी देखिए, मैंने पीछे आपको ये सारे ऑप्शंस बताए, ये सब सीपीयू का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये है कि कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है। एएलयू अभी हमने पढ़ा है, इसी से ही तो हम अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट है सीयू, कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल। फिर है मेमोरी यूनिट, बिल्कुल। तो ये सब तो है ना, तो कौन सा नहीं है बताइए? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू, ये पार्ट नहीं है। किसका नहीं है? सीपीयू का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सीपीयू की स्पीड को किसमें मापा जा सकता है बताइए? अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट अभी, इंचेस में, पिक्सेल्स में, बाइट्स में। अरे बाइट्स में तो हम यूनिट्स वगैरह मेजर करते हैं, पिक्सेल्स, इमेज की पिक्सेल्स होती हैं। इंचेस में आप वेट वगैरह, अपनी कमर वगैरह का साइज आप इंचेस में भी कर सकते हो। तो लास्ट क्या ऑप्शन बचा? हर्ट्ज। मैंने अभी आपको बताया था कि सीपीयू की जो स्पीड है, आप गीगाहर्ट्ज में आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो। ठीक है, आगे बात यहां तक समझे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का कौन सा घटक गणितीय और तार्किक संचालन करता है? सीयू करता है, एएलयू करता है, एमयू करता है, या रजिस्टर करता है? बताइए। देखिए, जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है, कुछ भी अंतर नहीं है, तो इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बताइए। गणितीय मतलब अर्थमेटिक, तार्किक मतलब लॉजिकल, तो आंसर क्या हुआ? अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीड करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीपीयू के किस घटक का कार्य निर्देशों की व्याख्या और निष्पादन करना है? सीपीयू के किस घटक का कार्य निर्देशों की व्याख्यान और निष्पादन करना है? एएलयू का काम है, सीयू का काम है, एमयू का काम है, या फिर कैशे मेमोरी का काम है? बताइए भाई। निर्देशों की व्याख्यान करना यानी सब चीजों को क्या करना? कंट्रोल करना। और कंट्रोल कौन करता है? हमारा कंट्रोल यूनिट करता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीपीयू के भीतर यानी सीपीयू के अंदर अस्थायी डेटा यानी टेम्परेरी डेटा स्टोरेज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेम्परेरी रूप में अगर आपको सीपीयू के अंदर डेटा स्टोर करना है तो किसका यूज करोगे? हार्ड डिस्क का यूज करोगे, रैम का करोगे, रजिस्टर का करोगे, या सीडी डीवीडी का करोगे? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था एक, कि अगर आपको 2 + 4 × 8 करना है, तो जब आपने पहले 4 × 8 किया तो ये डेटा टेम्परेरी ही तो सेव हो रहा है, तो ये हमने किसके पास सेव कराया था? अरे ये 32 आया था, ये 32 हमने किसके पास सेव कराया था? ये हमने कहाँ कराया था? मेमोरी में नहीं कराया था, हमने ये कराया था रजिस्टर्स में। कहाँ कराया था? रजिस्टर में। ठीक है, जब ये हमने रजिस्टर्स में अपना सेव करा लिया था, ये सही नहीं चल क्यों नहीं रहा है सही? अभी ठीक है ना? अब क्लियर है बिल्कुल। तो ये जो 32 उसके बाद ही तो हमने 32 में 2 ऐड किया था, तभी तो 34 आंसर दिया था। तो ये जो डेटा आपका टेम्परेरी के लिए 1 मिनट के लिए जो डेटा सेव हुआ था वो रजिस्टर में जाकर के हुआ था। तो सीपीयू के अंदर अगर टेम्परेरी बेस में जो डेटा सेव करना है वो रजिस्टर में करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। सीपीयू के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ओवरक्लॉकिंग की जाती है, अंडरक्लॉकिंग की जाती है, डाउनग्रेडिंग की जाती है, या फ्रेगमेंटेशन की
की जाती है। तो इसका आंसर है ओवर क्लॉकिंग, ठीक है, ओवरलॉकिंग की जाती है। नेक्स्ट है सीपीयू के किस घटक में निर्देशों का भंडारण और पुनः प्राप्ति होती है? बताइए। अरे आपके डेटा को ये सेव कर लेता है अपने पास और फिर दोबारा अगर आपको कभी चाहिए होता है तो वो आपको दोबारा से प्रोवाइड करता है डेटा, आप उसे देख सकते हो, यानी कि रीयूज। तो ये कौन करता है भाई? कौन डेटा को सेव करेगा? नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी यूनिट, तो आंसर क्या है इसका? मेमोरी यूनिट। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का कौन सा घटक निर्देशों के अनुक्रम को नियंत्रित करता है? एएलयू, सीयू, एमयू या फिर कैशे मेमोरी? बताइए। घटक निर्देशों के अनुक्रम को, वही सेम चीज की कंट्रोल कौन करता है भाई? कंट्रोल बार बार मैं बता रही हूं सीयू ही करता है। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सीपीयू के किस घटक का उपयोग डेटा और निर्देशों के त्वरित एक्सेस के लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क की जाती है, रैम किया जाता है, कैशे मेमोरी की जाती है या फिर रजिस्टर किया जाता है? बताइए इसका आंसर। किस घटक का उपयोग डेटा और निर्देशों के त्वरित एक्सेस के लिए किया जाता है? तो कैशे, यानी कि तुरंत एक्सेस हो जाए, बिल्कुल भी लोडिंग का टाइम हो ही ना, बिल्कुल भी प्रोसेसिंग हो ही नहीं हमारी, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कैशे मेमोरी का यूज करते हैं, क्योंकि बार बार अगर आप एक ही डेटा, सेम डेटा ओपन करोगे तो वो आपका कैशे मेमोरी में जाकर के क्या हो जाता है? सेव हो जाता है। आगे बात यहां तक समझ में? तो आई होप आज का चैप्टर आपको बहुत टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज का टॉपिक में हमने टॉपिक को समझा है, उससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस किए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, पूरी वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए और उससे रिलेटेड नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।